QKIS कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, QKIS यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग NCERT साइंस क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 को देखेंगे। आनुवंशिकता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। हम लोग गुणसूत्रों का निर्धारण कैसे होता है, ये हम लोग जानेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बायो का चैप्टर है। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 10th NCERT का 8वां चैप्टर है आनुवंशिकता। इससे पहले मैंने 7 चैप्टर पढ़ा दिया, आप जाके प्ले लिस्ट पर देख करके आसानी से इसको कर सकते हैं। और ये बायो का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको हमें बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो है बायो के जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरह के टॉपिक से ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इनको अच्छे से देखने की ज़रूरत है। लिखा है, हमने देखा है कि जनन प्रक्रमों द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल सही है। तो जनन प्रक्रमों द्वारा ही नए जीव की उत्पत्ति होती है, जो जनन के समान होते हुए भी कुछ भिन्न होते हैं। बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल अपने जो है जिस जीव से जन्म होते हैं बिल्कुल उसके समान नहीं होते, उनमें कोई भिन्नता पाई जाती है। हमने यह चर्चा किया है कि अलैंगिक जनन में भी कुछ विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती हैं। अधिकतम संख्या में सफल विभिन्नताएं लैंगिक प्रजनन द्वारा ही प्राप्त होता है। तो सबसे अधिक जो विभिन्नताएं देखी जाती हैं वो लैंगिक प्रजनन में होती हैं और अलैंगिक में थोड़ा कम होती हैं। यदि हम गन्ने के खेत का अवलोकन करें तो हमें पेस्टिगत पौधों में बहुत कम विभिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि जो गन्ने में जो जनन होता है वो अलैंगिक होता है। मानव और अधिकतर जंतु जो लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं उनमें जो है व्यक्तिगत स्तर पर, मतलब जीव स्तर पर अनेक भिन्नताएं परिलक्षित होती हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक भिन्नताएं लैंगिक में होती हैं कि अलैंगिक में होती हैं। इस अध्याय में हम उन क्रियाकलाप विधियों का अध्ययन करेंगे जिनके कारण विभिन्नताएं उत्पन्न और वंशागत होती हैं। तो जो भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और जो वंशानुगत होती हैं उनमें क्या अंतर होता है और कैसे उत्पन्न होती हैं, इन्हीं के बारे में हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। लोग आगे बढ़ते हैं। जनन के दौरान विभिन्नताओं का जो है संचयन कैसे होता है, इसको जानते हैं। लिखा है, पूर्ववर्ती पीढ़ी से वंशागति संतति को एक आधारित शारीरिक अभिकल्प, डिजाइन और कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं। मतलब ये हुआ कि जब एक पूर्ववर्ती पीढ़ी से अगली पीढ़ी आती है तो उसमें कुछ न कुछ वंशागति जो है जीन उसमें और कुछ ऐसे लक्षण शारीरिक उसमें दिखाई देते हैं जो बच्चा पैदा होता है। अब जरा सोचिए कि इस नई पीढ़ी के जनन का क्या परिणाम होगा। दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से जो है आहरित विभिन्नताएं और कुछ जो है नई विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तो जो जीव उत्पन्न होता है नया, उसमें जो है कुछ जो है आपका पूर्वजों की पीढ़ियों के होते हैं और कुछ जो है नई होती हैं। आगे लिखा है, चित्र 8.1 में उन स्थिति को दर्शाया गया है जबकि केवल एकल जीव जो है जनन करता है, जैसा कि अलैंगिक जनन में होता है। याद रखना, जो एकल जीव होते हैं उसमें जनन कैसे होता है, अलैंगिक होता है। यदि यह जीवाणु विभाजित होता है तो परिणामतः 2 जीवाणु उत्पन्न होते हैं। मैंने बताया भी था इसके बारे में, ठीक है। आगे भी दिखाता हूं मैं। जो पुनः विभाजित होकर के 4 जो है जीवाणु उत्पन्न करेंगे, उसमें आपस में बहुत अधिक समानताएं होती हैं, ठीक है। तो आप जरा इस चित्र को देख सकते हैं। पहले एक जीव से जो है 2 जीव उत्पन्न होते हैं और 2 से जो है फिर 2 उत्पन्न होते हैं। तो उसी चीज को यहाँ दिखाया गया कि अलग अलग पीढ़ी में जो भिन्नताएं होती हैं उनके लक्षण जो हैं यहाँ से ट्रांसफर होकर के इनमें आते हैं। तो कुछ लक्षण इनके होते हैं और कुछ लक्षण जो है नए पाए जाते हैं। उसी चीज को ये बता रहा है, ठीक है। आगे लिखा है, उनमें से आपस में बहुत कम अंतर होगा जो DNA प्रतिकृति के रूप जो आपका के रूप में न्यून जो है क्या कहते हैं त्रुटियों के कारण उत्पन्न होगी। परंतु यदि लैंगिक जनन होता हो तो विविधता अपेक्षाकृत और अधिक होती है। तो सबसे अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है, लैंगिक जनन पाई जाती है, जैसे मानव में। इसके विषय में हम आनुवंशिकता के विषयों की मतलब नियमों की चर्चा के समय देखेंगे कि उसमें कैसे आती है और आनुवंशिकता के कारण कैसे विविधता देखने को मिलती है। आगे लिखा है, क्या किसी प्रजातियों में इन सभी विभिन्नताओं के साथ अपने अस्तित्व में रहने की संभावना एक समान है? निश्चित रूप से नहीं। प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। पर्यावरण कारकों
द्वारा उत्तम परिवर्तन का चयन जैव विकास प्रक्रम का आधार बनता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे भी। तो पर्यावरण मतलब ये कहने मतलब ये हुआ कि पर्यावरण का प्रभाव जीव जंतुओं पर अधिक पड़ता है, जिससे विविधता में काफ़ी अंतर आता है। अब आगे बढ़ते हैं और आनुवंशिकता क्या होती है इसके बारे में जानने का हम लोग प्रयास करते हैं कि आनुवंशिकता किसे कहते हैं और कैसे जो है ये जनन प्रक्रमों में ये इसका क्या योगदान होता है। लिखा है, जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण जो परिणाम है वो संतति के जीवों के समान डिजाइन अभिकल्पना का होना है। आनुवंशिकता नियम इस बात पर का निर्धारण करता है जिनके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं। आइए इन नियमों का ध्यानपूर्वक अध्ययन हम लोग करते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वंशागत लक्षण क्या होते हैं और ये कौन कौन से लक्षण जो है एक से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो लिखा है, वास्तव में समानता और विभिन्नताओं से हमारा क्या अभिप्राय है। हम जानते हैं कि शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं। बिल्कुल सही है। तो मानव में जो जो लक्षण होते हैं, जो जो शारीरिक अंग होते हैं, सब जो है शिशुओं में पाए जाते हैं। फिर भी यह पूर्ण रूप से अपने जनकों द्वारा दिखाई नहीं पड़ता है तथा मानव समिष्ट में यह विभिन्नता अस्पष्ट दिखाई देती है। तो उसी चीज को हमें यहाँ पर आगे समझना है। आगे लिखा है, लक्षणों की वंशागति के नियम में जो है आपका मेंडल का योगदान क्या है, जो है लक्षणों की वंशागति के नियम के संदर्भ में। लिखा है, मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित है कि माता और पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ को संतति शिशु में हस्तांतरित करते हैं। तो माता और पिता दोनों का जो लक्षण किसमें पाया जाता है, तो आनुवंशिक रूप देखा जाए पदार्थ के रूप में तो शिशुओं में पाया जाता है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक लक्षण माता और पिता के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं। तो माता पिता के डीएनए से ही जो है प्रभाव उनमें दिखाई देता है। अतः प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में 2 विकल्प होंगे। फिर संतान में कौन सा लक्षण परिलक्षित होगा, मेंडल जो है ने आगे बताया है, ने इस प्रकार की वंशागति के कुछ मुख्य नियम प्रस्तुत किए हैं। इन प्रयोगों के बारे में जानना अत्यंत रोचक होगा, जो अपने लगभग 1 शताब्दी से भी पहले दिए गए थे। तो कौन कौन से लक्षण हैं जिनके माध्यम से जिन्होंने मेंडल ने जो बताने का प्रयास किया है उसी चीज को हमें यहाँ बताना है। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो है उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि स्वतंत्र और जुड़े कण जो है पाली, कान के निचले भाग को जो है कर्णपाली कहते हैं, या कुछ जो है आपका क्या कहते हैं सिर के पार्श्व में पूर्ण रूप से जुड़ा होता है, परंतु कुछ में नहीं होता। तो दे सकते हैं कुछ लोगों के कान बिल्कुल यहाँ पे जुड़े होते हैं और कुछ लोगों के कान बिल्कुल जुड़े नहीं होते हैं, यहाँ थोड़ा सा गैप होता है। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं एक आनुवंशिकता लक्षण को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अब जान लेते हैं आपका जो है ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। ठीक है, तो मेंडल की प्रारंभिक शिक्षा एक गिरजाघर में हुई थी तथा वह विज्ञान और गणित के अध्ययन के लिए जो है वियना विश्वविद्यालय गए थे। अध्यापन हेतु सर्टिफिकेट की परीक्षा में असफल होना उनकी वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्ति को दबा नहीं सका। वो जो है क्या कहते हैं, जो आपका हाई स्कूल का पेपर था उसमें फेल हो गए जो है प्रारंभिक शिक्षा में। वह अपनी जो है मोनेस्ट्री में वापस आए और मटर पर प्रयोग करना आरंभ किया। उनसे पहले भी बहुत से वैज्ञानिकों ने मटर और अन्य जीवों के वंशागत गुणों का अध्ययन किया था, परंतु मेंडल ने अपने विज्ञान और गणितीय ज्ञान को सम्मिश्रित किया। वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के एक एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा और गणना की। इससे उन्हें वंशागत नियमों के प्रतिपादन में सहायता मिलती है। तो वंशागत नियमों के प्रतिपादक के रूप में किसे जानते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और ये भी क्वेश्चन पूछा गया किस पौधे पर उन्होंने अपना प्रयोग किया था, तो मटर के पौधे पर किया था। तो उसी चीज को आप देख सकते हैं, यहाँ अलग अलग करके दिखाया गया कि मटर के पौधे जो है अलग उन्होंने निशान लगा के बताया। अगर जो है कैपिटल में टी लिखा हुआ है तो लंबा पौधा, और आपका जो है स्मॉल में टी लिखा है तो बौना पौधा, उसी को मिला करके सभी जो है लंबे गर्त वाले पौधे होंगे। तो सबको मिला करके उन्होंने जो बताने का प्रयास किया है, तो मटर के पौधे से ही उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, इसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको हमें समझना और जानना जरूरी है। ठीक है, तो लिखा है आपका मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक जो है बीपीआरसी विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप में दिखाई देते हैं, मतलब कि सूक्ष्म रूप में दिखाई देते हैं। उदाहरण, गोल और झुर्रीदार बीज, लंबे और बौने पौधे, सफेद और आपका बैगनी फूल इत्यादि। उनमें विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधों को लिया, जैसा कि लंबे
जो है पौधे और बौने पौधे, इससे प्राप्त सतती पीढ़ी में लंबे और बौने पौधों के प्रतिशत की गणना की गई। तो उन्होंने गणना के आधार पर बताया कि कैसे जो है अलग अलग जो है संततियों की उत्पत्ति होती है, और यहाँ पर उन्होंने इसको उदाहरण के साथ बताया। तो 2 पीढ़ियों द्वारा जो है आपका लक्षणों के वंशानुगति के नियम को यहाँ पर उन्होंने बताने का प्रयास किया है। उसी चीज़ को हमें आगे यहाँ पर समझना होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायो में पूछे जाते हैं। तो हमें इस चीज़ को जानना और इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो लिखा है प्रथम संतति पीढ़ी अथवा F1 में कोई पौधा बीज की ऊंचाई का नहीं था, सभी पौधे लंबे थे। इसका अर्थ यह है कि 2 लक्षणों में से केवल एक पैतृक जनकीय लक्षण ही दिखाई देता है, जैसा इसमें बताया गया है। उन दोनों का सम्मिश्रित प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है। जो अगला प्रश्न था कि क्या F1 पीढ़ी के पौधे अपने पैतृक लंबे पौधों से पूर्ण रूप से समान थे, तो बिल्कुल वो समान थे, ठीक है। आगे देखो दिया भी गया है, उसके बारे में बताया गया है कि जो है मेंडल ने अपने प्रयोगों में दोनों प्रकार के पैतृक पौधों का F1 पीढ़ी के पौधों को स्वपरागकण द्वारा उगाया। तो इसके बारे में बात हो रही है। पैतृक आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिखा है आपका पैतृक पीढ़ी के पौधों के से प्राप्त सभी संतति भी लंबे पौधे थे। तो F1 में सब क्या है, लंबे हैं, परंतु F1 पीढ़ी के लंबे पौधों की दूसरी पीढ़ी अर्थात F2 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे नहीं थे, उसे मैंने आपको दिखाया, वरन उनमें से 1/4 संतति बौने पौधे थे। यह इंगित करता है कि F1 पौधों द्वारा लंबाई और बौनेपन दोनों विशेषकों लक्षणों की वंशानुगति हुई, परंतु केवल लंबाई वाला लक्षण ही व्याप्त हो पाया और कोई लक्षण व्याप्त नहीं हो पाया। इसलिए लंबाई के कारण उसमें बढ़ोतरी हो गई, लेकिन दूसरे वाले में ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है आपका अतः लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले जीवों में किसी भी लक्षण की 2 प्रकृतियों के स्वरूप वंशानुगति होती है। ये दोनों एक समान हो सकते हैं अथवा भिन्न हो सकते हैं, जो उनके जनन पर निर्भर करता है। जो जनन होते हैं, जो इससे अगर माता है या पिता है, जो उनमें होगा तो वही लक्षण उनमें जाएंगे, लेकिन कुछ भिन्नताओं के साथ जाएंगे। इस परिकल्पना के आधार पर वंशानुगति का तैयार किया गया यह पैटर्न 8.3 में दर्शाया गया है। तो उस चीज़ को हमें यहाँ पे अलग दे सकते हैं, इसी चीज़ को यहाँ दर्शाया गया है, बताने का प्रयास किया गया। तो जो पहला पीढ़ी का था उसमें जो है एक लंबा और एक जो है बौना, दोनों का जब मिश्रण किया गया तो उसमें जो है जो पौधा निकल के आया उसमें आप देख सकते हैं जो उसकी पीढ़ी हुई, चाहे 4 पीढ़ियों तक देखें तो चारों पीढ़ियों तक जो है आप देख सकते हैं सब लंबे थे। लेकिन दूसरी पीढ़ी में जो है यहाँ पे क्या है, दोनों आपका कैपिटल है और दोनों आपका स्मॉल है। यहाँ एक कैपिटल एक स्मॉल, यहाँ एक कैपिटल एक स्मॉल है। तो यहाँ पे लंबा पौधा और बौना पौधा का जब क्रॉस कराया गया, दोनों लंबे थे तो 3 पीढ़ी तक तो सही, लेकिन चौथी पीढ़ी का क्या हुआ, आपका वो छोटे हो गए। तो धीरे धीरे वो छोटे होते चले जाएंगे। ये वंशानुगति के लक्षण है जो 3 पीढ़ी तक दिखाई देते हैं, चौथी पीढ़ी तक उनके प्रभाव कम होते चले जाते हैं। इसी चीज को बताने का प्रयास किया गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यह लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो लिखा है आनुवंशिकता कार्यविधि किस प्रकार होती है। कोशिका के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक सूचना स्रोत होता है। तो याद रखना, कोशिका में डीएनए में क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक जो है केंद्र होता है। डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, उस प्रोटीन का जीन जो है कहलाता है। तो उस प्रोटीन का नाम क्या हो जाता है, जीन हो जाता है। प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को किस प्रकार नियंत्रित करती है, इसकी हम यहाँ चर्चा करते हैं। आइए पौधों की लंबाई के एक लक्षण को उदाहरण के रूप में लेते हैं। हम जानते हैं कि पौधों में कुछ हार्मोन होते हैं जो लंबाई का नियंत्रण करते हैं। तो बिल्कुल सही है। तो जैसे मानव में हार्मोन्स होते हैं, वैसे पौधों में भी हार्मोन्स होते हैं जो अलग अलग पौधों के काम को नियंत्रित करते हैं। तो लंबाई को नियंत्रित करने वाले भी हार्मोन होते हैं। अतः किसी पौधे की लंबाई पौधे में उपस्थित उस हार्मोन की मात्रा पर निर्भर करती है। पौधे के हार्मोन की मात्रा उस प्रक्रम की दक्षता पर निर्भर करेगी जिसके द्वारा एक उत्पादित होता है। एंजाइम इस प्रक्रम के लिए महत्वपूर्ण है। यदि यह एंजाइम दक्षता से कार्य करेगा तो हार्मोन पर्याप्त मात्रा में बनेगा और पौधा लंबा होगा। और यदि इस प्रोटीन के जीन में कुछ परिवर्तन आते हैं तो बनने वाले प्रोटीन की दक्षता का प्रभाव पड़ेगा, और वह जो है प्रभाव क्या होगा, तो वह जो है कम दक्ष होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अतः बनने वाले हार्मोन की मात्रा भी
कम होगी और पौधा बौना होगा। तो जैसे जैसे अगर दूसरी पीढ़ी में जाएंगे और प्रोटीन की मात्रा अगर कम हो जाएगी तो हार्मोन की मात्रा कम हो जाएगी, तो उससे पौधा क्या हो जाता है, बौना हो जाता है, छोटा हो जाता है। अतः जीन लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो लक्षण होते हैं, शारीरिक लक्षण होते हैं, वो कौन उसको नियंत्रित करता है, तो जीन ही करते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, यदि मेंडल के प्रयोगों की व्याख्या जिसकी हम चर्चा कर रहे थे ठीक है, तो उसकी चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। लैंगिक प्रजनन के दौरान संतति के डीएनए में दोनों जनन का समान रूप से योगदान होता है। तो इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो कि पुरुष नर और मादा दोनों मिलकर के जब मानव में लैंगिक प्रजनन करते हैं तो दोनों के डीएनए मिले होते हैं, बच्चों में पाए जाते हैं। तो कुछ अंग का देखेंगे तो चेहरे पे कुछ पिता का प्रभाव होता है, हाथ की उंगलियों पे कभी कभी माता का प्रभाव दिखाई देता है। तो उसी चीज को बताने का प्रयास कर रहा है। यदि दोनों जनन संतति के लक्षण के निर्धारण में सहायता करते हैं तो दोनों जनन एक ही जीन की एक प्रतिकृति संतति को प्रदान करेंगे। इसका अर्थ है कि मटर के प्रत्येक पौधे में सभी जीन के 2 सेट होंगे। प्रत्येक जनन से एक सेट की वंशानुगति होती है। इस तरीके को सफल करने के लिए प्रत्येक जनन कोशिका में जीन का केवल एक ही सेट होगा। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। आगे लिखा है, जबकि सामान्य काय की कोशिकाओं में जीन के सेट की 2 प्रतियां होती हैं, फिर उससे जनन कोशिका में इसका एक सेट किस प्रकार बनता है। यदि सतत पौधे को जनन पौधे से संपूर्ण जीनों का एक पूर्ण सेट प्राप्त होगा तो जो है आगे बताया गया है प्रयोग सफल नहीं हो सकता। इसका मुख्य कारण यह है कि 2 लक्षण R तथा Y सेट में एक दूसरे से संलग्न रहेंगे तथा स्वतंत्र रूप से जो है आहरित नहीं हो सकते। इससे इस तथ्य के आधार पर समझा जा सकता है कि वास्तव में एक जीन सेट केवल एक डीएनए श्रृंखला के रूप में न होकर के डीएनए के अलग अलग स्वतंत्र रूप में होते हैं। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रत्येक एक गुणसूत्र कहलाता है। अतः प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र की 2 प्रतिकृतियां होती हैं। ये भी बिल्कुल सही है। तो कोशिका में गुणसूत्रों की जो 2 प्रतिकृतियां होती हैं, 2 अलग अलग रूप होते हैं, जिनमें से एक नर और दूसरी मादा जनन से प्राप्त होते हैं। तो दोनों जो गुणसूत्र पाए जाते हैं कोशिका में, एक नर का होता है, एक मादा का होता है। प्रत्येक जनन कोशिका पैतृक अथवा मातृत्व से गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़े का केवल एक गुणसूत्र ही जनन कोशिका में जाता है। तो याद रखना, शामिल दोनों होते हैं लेकिन जाता कोई एक ही है। ठीक है, जब 2 युग्मों का संग्रहण होता है तो बने हुए युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या पुनः समान हो जाती है तथा संतति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है, जो स्पीशीज के डीएनए के अस्थायित्व को सुनिश्चित करता है। वंशागति के इस क्रिया विधि में से मेंडल के प्रयोगों के परिणाम की व्याख्या की जाती है। इसका उपयोग लैंगिक जनन वाले सभी जीव करते हैं, परंतु अलैंगिक जनन वाले जो है जीव भी वंशागति के इन्हीं नियमों का पालन करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे लैंगिक हो और चाहे अलैंगिक हो, दोनों इसका उपयोग करते हैं। क्या हम पता लगा सकते हैं कि उनमें से वंशागति की किस प्रकार होती है, ये भी हमें जानना जरूरी है। तो इसके बारे में आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग लिंग निर्धारण की बात करते हैं कि लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो आपको पता होगा कि जो है यहाँ पर दिया भी गया है कि जो आपका नर और मादा होते हैं, चाहे मानव की बात करेंगे तो मानव में जो नर और मादा होते हैं उनके बारे में बताया गया है। आप देख सकते हैं ध्यान से। तो जो नर होते हैं उनमें 2 मतलब उसमें X और Y गुणसूत्र होते हैं, जबकि मादा में XX होते हैं। तो अगर पुरुष का जो X जो है आपका X से, अगर मादा के X से जो है जब मिलता है तो उससे जो संतति उत्पन्न होगी वो आपका मादा होगी। और अगर आपका X और Y दोनों आपस में मिलते हैं तो उससे क्या होता है, नर होते हैं। तो याद रखना, जो लिंग का निर्धारण होता है वो पुरुषों के जो आपका गुणसूत्र से होता है, जीन से होता है, ना कि जो है महिलाओं से होता है। ठीक है, तो लोग, लेकिन हमारे समाज में लोग महिलाओं को ही जिम्मेदार ठहराते हैं अगर उनके यहाँ लड़का ना होकर के लड़की होती है। ठीक है, आगे लिखा है, इस बात की चर्चा हम कर चुके हैं कि लैंगिक जनन में भाग लेने वाले 2 एकल जीन किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जिसके कई कारण हैं। नवजात का लिंग निर्धारण कैसे होता है, अलग अलग स्पीशीज इसके लिए अलग अलग युक्ति अपनाते हैं, मतलब सब में अलग अलग प्रकार होते हैं। कुछ पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करते हैं, इसीलिए कुछ प्राणियों में जैसे कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण जो है निषेचित अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है। तो जो है कुछ जो है ऐसे होते हैं, जीव होते हैं जो उनके अंडे पर निर्भर करता है और उनके जो है तो वहाँ से जो है
नर और मादा की उत्पत्ति होती है। संतति नर या होगी या मादा होगी तो वो निश्चित अंडे पर निर्भर करता है। घोंघे जैसे कुछ प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन सा ऐसा जीव है जो अपना लिंग बदल सकता है, तो घोंघा, जो इस बात का संकेत है कि उसमें लिंग निर्धारण आनुवंशिक नहीं है। तो आनुवंशिक रूप से लिंग निर्धारण किसमें नहीं होता है पूछा जाए तो घोंघे में नहीं होता है, लेकिन मानव में लिंग निर्धारण आनुवंशिक आधार पर होता है। दूसरे शब्दों में जनन जीवों से वंशानुगत जीन इस बात पर निर्भर करते हैं कि संतति लड़का होगा या फिर क्या होगा, लड़की होगी। ठीक है, परंतु अगर देखा जाए तो अभी तक हम जो है मानते रहे हैं कि दोनों जनकों में से एक जैसे जीन सेट संतति में आते हैं। यदि यह शाश्वत नियत है तो फिर लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है? इसकी व्याख्या इस तथ्य में निहित है कि मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूपेण युग्मज नहीं होते हैं। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, इनकी संख्या 22 जोड़े हैं, परंतु एक युग्म जिसे लिंग सूत्र कहते हैं जो सदा पूर्ण जोड़े में नहीं होते। स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्मज होता है जिसे हम XX मतलब X कहते हैं, लेकिन पुरुष में जो नर में या जोड़ा पूर्ण जो है परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता है, जिसमें जो है एक गुणसूत्र सामान्य आकार का X होता है तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है जिसे हम Y गुणसूत्र कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया। अतः स्त्रियों में XX तथा Y, पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं। क्या अब हम X और Y का वंशानुगत पैटर्न पता कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, जैसा मैप पे बताया भी गया है। ठीक है, कि जो है अगर सामान्यतः आधे बच्चे लड़के और आधे लड़की हो सकते हैं। सभी बच्चे चाहे वह लड़का हो अथवा लड़की अपनी माता से X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है, X प्राप्त हुआ है या Y प्राप्त हुआ है, तो पिता पर ही डिपेंड होता है, माता से इसमें कोई मतलब नहीं होता है। जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त हुआ है वह लड़की, और जिसे पिता से Y गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त होता है वह लड़का होता है। ठीक है, यही क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, हमने इस चैप्टर में क्या सीखा, क्योंकि इस चैप्टर बहुत छोटा है तो हमने इस चैप्टर में क्या सीखा है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। ठीक है, कि हमने इसमें क्या सीखा है। तो लिखा है जनन के समय उत्पन्न विभिन्नताएं वंशानुगत हो सकती हैं। इन विभिन्नताओं के कारण जीव की उत्तरजीविका में वृद्धि हो सकती है। लैंगिक जनन वाले जीवों में एक अभिलक्षण के जीन के 2 प्रतिरूप होते हैं। इन प्रतिरूपों के एक समान न होने की स्थिति में जो अभिलक्षण व्यक्त होता है उसे प्रभावी लक्षण या अन्य को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। बिल्कुल सही है। विभिन्न लक्षण किसी जीव में स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। संतति में या एक नए जो है संयोग उत्पन्न होते हैं। विभिन्न स्पीशीज में लिंग निर्धारण के कारण भिन्न होते हैं। मानव में संतान का लिंग का इस बात पर निर्भर करता है कि पिता से मिलने वाले गुणसूत्र X लड़कियों के लिए और अथवा Y लड़कों के लिए किस प्रकार होते हैं, तब जाकर के वो जो है लड़का होता है, चाहे लड़की होता है, तो पिता पे ही गुणसूत्र पर वो निर्भर करता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण चीज़ था मैंने बता दिया है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।